हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे यूजीसी नेट जून 2023 मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी कोर्सेज की भी जानकारी दे देता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। आप कंप्लीट कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सवाल यूनिट वाइज सॉर्टेड मिल जाते हैं। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो आपकी जो ट्रेड यूनियन है उसके फंक्शन को दो में डिवाइड कर लेते हैं। एक बन जाती है इंट्राम्यूरल फंक्शन और एक बन जाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शन। तो इंट्राम्यूरल का मतलब है चार दीवारों के बीच में। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी ट्रेड यूनियन अंदर रहते हुए फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो उसके कोर फंक्शंस रहते हैं, वो इंट्राम्यूरल है। और कुछ एक्स्ट्रा काम करती है ट्रेड यूनियन अपने जो मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, वो एक्स्ट्रा म्यूरल में आ जाते हैं। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एक एक्स्ट्रा वाला काम है। हाउसिंग फैसिलिटीज और मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग सिकनेस, ये भी एक्स्ट्रा वाले काम है। जॉब सिक्योरिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी एन इंट्राम्यूरल फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन। ये उसका कोर मेन काम है जिसपे वो फोकस करेगा। जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं उनकी जॉब सिक्योर रहनी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी एन इंट्राम्यूरल फंक्शन। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स विल प्रमोट सस्टेनेबल कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का क्या मतलब है? कैपिटलिज्म आपके बेसिकली बिजनेस माइंडसेट से जुड़ा हुआ है। और सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जिसे आप फ्यूचर में सस्टेन कर पाए। तो ऐसे आपका बिजनेस होना चाहिए जिसे फ्यूचर में सस्टेन किया जा सके। हमारे देश में ऐसे बिजनेस होने चाहिए जिसे फ्यूचर में सस्टेन किया जा सके। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स को देखें, यहाँ पे जो दे रखे हैं, जॉब क्रिएशन, वेल्थ जनरेशन एंड इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये सस्टेनेबल कैपिटलिज्म का प्रमोट करेगा? तो अगर आपका बिजनेस इस तरीके से है, आपके देश में जो बिजनेस का क्लाइमेट है इस तरीके से है कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वेल्थ भी क्रिएट हो रही है और बराबर से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, तो सब कुछ सही हो रहा है, फ्यूचर में बिल्कुल सस्टेन हो सकता है। अगर सब खुश होंगे तो फ्यूचर में भी ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज डेफिनेटली सस्टेनेबल। तो ये आपका आंसर में आना चाहिए। डू गुड एंड मेक प्रॉफिट, शुभ लाभ। अब देखो, प्रॉफिट आपको कमाना है। एक तरीका तो ये है कि आप कैसे भी करके कुछ गलत तरीका से, कुछ गलत मलत करके, लोगों को बेवकूफ बना के आप प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। तो ये वाली चीज आपकी फ्यूचर में सस्टेनेबल नहीं होगी। आप लोगों को एक बार धोखा दे सकते हैं बट लॉन्ग रन में धोखा नहीं दे सकते हैं। बट अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के प्रॉफिट कमा रहे हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल इन द फ्यूचर। तो ये वाला आपके आंसर में आना चाहिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिटियरिंग। तो अगर आपकी प्रॉफिटियरिंग हो रही है, प्रॉफिटियरिंग का मतलब है मुनाफाखोरी, तो अगर आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका मकसद केवल प्रॉफिटियरिंग रह जाएगा, केवल मुनाफाखोरी रह जाएगा, तो उस केस में आप लॉन्ग रन में सस्टेनेबल कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते। तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। इसके बाद है जी, एथिकल वेल्थ क्रिएशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो एथिकल तरीके से वेल्थ क्रिएट करो, रिसोर्सेज को एलोकेट करो, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सस्टेनेबल। ये आपका आंसर में आना चाहिए। और इसके अलावा आपको ई पॉइंट में दे रखा है इमर्जेंस ऑफ मोनोलिथिक एंड ओलिगोपोलिस्टिक कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग, कुछ गिने चुने लोग आपके पूरे जो बिजनेस है उसे कंट्रोल करें। तो अगर ऐसा होगा तो भी शायद ही सस्टेनेबल नहीं होगा लॉन्ग रन में। ए, बी और डी वाले पॉइंट सीधा सीधा हमारे आंसर का पार्ट बन रहे हैं जी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एचआरडी स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय टीवीआरएलएस इंडिया, एचआरडी सिस्टम्स मैच्योरिटी स्कोर इंक्लूड्स। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो एचआरडी स्कोर कार्ड है यहाँ पे डेवलप किया हमारे टीवीआरएलएस इंडिया, ये एक आपकी कंपनी है। यहाँ पे उसके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर राव, उन्होंने एक एचआरडी स्कोर कार्ड डेवलप किया ये असेस करने के लिए कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स है ऑर्गेनाइजेशन के, उनका मेच्योरिटी लेवल क्या है, कितने मेच्योर है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के सिस्टम्स, उसको असेस करने के लिए उन्होंने एक स्कोर कार्ड बनाया। उस स्कोर कार्ड के अंदर उन्होंने क्या क्या डायमेंशंस को कंसीडर किया, इसको लेकर यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है।
तो काफी सारी उन्होंने यहाँ पे जो चीजें हैं उनको कंसीडर किया, मेच्योरिटी स्कोर कैलकुलेट करने में काफी सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया, और ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, पोटेंशियल अप्रेजल एंड डेवलपमेंट, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फीडबैक एंड कोचिंग मैकेनिज्म, ये सभी चीजें यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड करी थी अपने मेच्योरिटी स्कोर में। एक फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता होगा वही इसका आंसर कर सकता है, जिसने ये पढ़ा होगा कि ऐसा एचआरडी कोई स्कोर कार्ड है जो कि डेवलप किया हुआ है, जिसको ये चीजें पता थी, आई थिंक वही इस सवाल को सॉल्व कर पाया होगा। करेक्ट आंसर में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो हमारी वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी होती है, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, और ये डाइवर्सिटी किस पर्सपेक्टिव में हो सकती है, वो सवाल आपसे पूछ रहा है। एथनिसिटी, कैरियर एक्सपीरियंस, जेंडर, जोग्राफिक एक्सपीरियंस और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो प्यारे दोस्तों हमारी जो डाइवर्सिटी हो सकती है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनकी एथनिसिटी अलग अलग हो सकती है, जेंडर अलग अलग हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो सकती है। आपके जो कैरियर एक्सपीरियंस है और जोग्राफिक एक्सपीरियंस है, इसे जनरली वर्कप्लेस डाइवर्सिटी में कंसीडर नहीं करते कि किसी पर्सन का एक्सपीरियंस 4 साल का है, किसी का 3 साल का है, या फिर किसी का जोग्राफिक एक्सपीरियंस अलग अलग है, किसी ने लखनऊ में काम किया है, किसी ने आपका दिल्ली में काम किया है। तो ये चीजें जनरली आपकी वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में कंसीडर नहीं किए जाती हैं। द मेन फोकस इज ऑन एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ऐसी टर्म्स के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ए, सी एंड ई, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जॉब इवेल्युएशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। Review job description and job specification. Select compensable factors. Choose benchmark jobs. Define each factor's degree. Assign weights to the compensable factors. तो प्यारे दोस्तों अगर आपको जॉब इवेल्युएशन करनी है, तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर आप इवेल्युएट करते हैं कि आपकी जो जॉब है उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बेसिस पे आपकी इवेंचुअली जाके पे वगैरह भी डिसाइड हो जाती है, पे स्केल डिसाइड हो जाता है। अभी आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस में अगर आप इसे देखें कि किस तरीके से अरेंज किया जाए, अभी हमें कुछ पॉइंट्स ना आपस में इंटरलिंक्ड लग रहे हैं। जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आपके जो बेंचमार्क जॉब्स हैं आपको उनको चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपके पास इनसे जुड़े हुए, इन बेंचमार्क जॉब से जुड़े हुए फैक्टर्स असाइन होंगे कि कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड होनी चाहिए, कंपनसेबल फैक्टर्स क्या होंगे, और फिर ही आएगा कि उन कंपनसेबल फैक्टर्स का वेट क्या होगा, और हर एक फैक्टर की क्या क्या डिग्री है किसी जॉब के अंदर, ये चीजें उसके बाद ही यहाँ पे आएंगी। तो ऐसा कुछ क्लैरिटी मिल रहा है कि पहले जॉब्स यूज होंगी, फिर ही उनके कंपनसेबल फैक्टर्स आएंगे, फिर ही उनकी डिग्री और वेट्स यहाँ पे आएंगे। तो ऐसी कुछ क्लैरिटी हमें मिल रही है। तो इसके बेसिस पे प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे ये चीज जरूर देख सकते हैं कि आपका जो बी वाला पॉइंट है वो डी और ई से पहले आना चाहिए, और बी वाला पॉइंट आपका डी और ई से जो पहले आ रहा है वो 1 में तो नहीं आ रहा, 1 तो आपको टिक नहीं करना है, वो 2, 3 और 4 में आ रहा है। और साथ ही प्यारे दोस्तों आपको ये भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि आपका जो बेंचमार्क जॉब्स को चूज करना है वो आपको पहले चूज करना चाहिए, बेंचमार्क जॉब्स को पहले चूज करना चाहिए, और उसके बाद ही ये बाकी चीजें आएंगी। और सी वाला जो पॉइंट है वो भी खैर 2, 3 और 4 में पहले आ रहा है। ए वाले पॉइंट को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे, क्योंकि ए वाला पॉइंट है रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को भी रिव्यू तो करना चाहिए, बट कब करें, पहले करें कि लास्ट में करें, ये भी एक कंफ्यूजन है। अब ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको रिजॉल्व करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल है। ये जो स्टेप्स दे रखे हैं ना, ये किताब में दे रखे हैं, गैरी डेसलर की किताब है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, तो उससे इस बार कई सवाल देखने को मिले एग्जामिनेशन में। और वहां पे आपको ऐसा कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, और ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि आप मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आपको पे प्लान बनाना चाहिए। उसमें ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे तो आपको 16 फैक्टर्स दे रखे हैं, इन्होंने केवल 5 ही उठाए और 5 पे ही सवाल यहाँ पे बना दिया। अब जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन रहा है, आप उसके अंदर पहले बेंचमार्क जॉब्स को चूज कर रहे हैं, कंपनसेबल फैक्टर्स हैं, वेट्स हैं, फिर फैक्टर डिग्रीज हैं, और फिर लास्ट में आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो करेक्ट आंसर के अंदर आपका जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 2। तो कई बार एग्जामिनर डायरेक्टली ऐसा किताब से उठा के सीक्वेंस बना देता है, और जिसने वो पढ़ा हुआ है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता।
जिसने पढ़ा भी हो उसको एग्जैक्टली ये सीक्वेंस याद हो, ये भी बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ऐसे सवालों को डील करना, हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं मानता हूं ये कुछ फैक्चुअल नेचर के सवाल ही हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, employees believe in the degree to which they affect their work environment, their competence, the meaningfulness of their job and perceived autonomy in their work is known as। तो आपका एम्प्लॉय है, काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी जॉब कर रहा है, उसे लगता है कि उसकी जॉब काफी इंपॉर्टेंट है, वो वर्क एनवायरनमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, उसकी जॉब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी मीनिंगफुल है, अगर वो काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीछे रह सकती है, और उसको ऑटोनॉमी भी मिली हुई है काम करने में। तो यहाँ पे इस चीज को आप किस टर्म से डिनोट कर सकते हैं? जॉब इन्वॉल्वमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब देखो प्यारे दोस्तों, ये टर्म्स काफी क्लोज आपको लग सकती हैं, बट द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि आपका एम्प्लॉय का ये बिलीफ है, एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है, ये आपके माइंड के अंदर आपका बिलीफ है, आपका एम्प्लॉय ऐसा सोच रहा है कि उसकी जॉब काफी मीनिंगफुल है, उसे ऑटोनॉमी मिली हुई है, वो वर्क एनवायरनमेंट को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, तो वो साइकोलॉजिकली एम्पावर्ड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके माइंड में ये बिलीफ है कि वो एम्पावर्ड है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काफी अहमियत है, काफी इंपॉर्टेंस है। इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट। ये जो बिलीफ है ना, दैट वाज द कीवर्ड हियर, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कॉजेस ऑफ वर्क स्टॉपेजेस इन इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम जो कारण है उसको सबसे पहले लगाना है, जो सबसे बड़ा वाला कारण है उसको सबसे लास्ट में लगाना है। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो प्यारे दोस्तों एक फैक्चुअल सवाल है, और इसके अंदर कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्चेज हुई होंगी, उसके बेसिस पे आई थिंक ये सवाल उन्होंने फॉर्म करके पूछा हुआ है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे वर्क स्टॉपेज के जो कारण है, उनका जो यहाँ पे हायरार्की है, उनका जो ऑर्डर है, अब वो इस सवाल में आपको पहचानना है, और आगे के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी अगर ऐसा सवाल आता है तो क्या ऑर्डर है, वो आपको यहाँ से याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमें आंसर दिया गया डेट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इनका मानना है कि लीव एंड आवर्स ऑफ वर्क सबसे कम इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे छोटा कारण है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, उसके बाद हमारे पास आता है बोनस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इनडिसिप्लिन एंड वायलेंस आता है, और इसके बाद हमारे पास आता है रिट्रेंचमेंट ऑफ पर्सनल, और सबसे बड़ा जो कारण है आपके काम के रुकने का, वो है वेजेस एंड अलाउंसेस। वेजेस और अलाउंसेस के झगड़े जो होते हैं, उनको लेकर सबसे ज्यादा काम जो है वो स्टॉप होता है, सबसे ज्यादा काम रुकता है। तो ऐसा हायरार्की यहाँ पे दे रखा है। आप कम से कम ये याद कर सकते हो कि सबसे बड़ा कारण कौन सा है, और वो चीज हो सकता है अगले एग्जामिनेशन के सवालों में आपकी हेल्प करे ऐसी ऑर्डर या ऐसी हायरार्की को पहचानने के अंदर। चलिए तो यहाँ पे सवाल है प्यारे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जस्टिफिकेशन फॉर प्रेफरिंग एथनोसेंट्रिक अप्रोच टू स्टाफिंग। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे कौन सी अप्रोच होती है? तो लेट्स सपोज एक यूएस की कंपनी है, इंडिया में वो अपनी सब्सिडरी खोले हुए है। अभी वो यूएसए के अगर एम्प्लॉइज को प्रेफर करती है, वो कहती है यूएस के लोगों को ही मैं एम्प्लॉय करूंगी इंडिया के अंदर भी, तो दिस इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज एथनोसेंट्रिक अप्रोच। यूएसए से किसी जॉन को उन्होंने इंडिया भेज दिया, इंडिया में भी जॉन ही यहाँ पे काम कर रहा है उस कंपनी के लिए, इंडिया के लोकल लोगों को अपॉइंट नहीं किया। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रही है। तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच फॉलो करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं, और कुछ जस्टिफिकेशन हो सकते हैं यहाँ पर। अब सवाल कह रहे कौन सी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ऑप्शंस को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हायरिंग होस्ट कंट्री नेशनल्स एलिमिनेट्स लैंग्वेज बैरियर। तो होस्ट कंट्री कौन सी है जी? होम कंट्री यूएसए है, और होस्ट कंट्री आपकी यहाँ पे क्या है जी? इंडिया है। तो अगर आप जॉन की बजाय इंडिया के बंदे को ही हायर कर लेते, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपके खत्म होते, क्योंकि वो इंडिया के लोगों को समझ सकता था, वहां पे कम्युनिकेट कर सकता था, लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर्स को खत्म कर सकता था। तो ये वाला जो पहला वाला जो पॉइंट है, ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अगेंस्ट जा रहा है, एथनोसेंट्रिक अप्रोच को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये कह रहे हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच का ये नुकसान है, ये डिसएडवांटेज है। तो पहला वाला पॉइंट ही हमारा आंसर बन सकता है। फिलहाल अगले पॉइंट पढ़ते हैं। परसीव्ड लैक ऑफ क्वालिफाइड होस्ट कंट्री नेशनल्स। तो इंडिया के अंदर हमारे पास जो इंडिया होस्ट है हमारा, उसके अंदर क्वालिफाइड लोग नहीं है। तो इसके लिए आपको
आपकी यूएसए के ही लोगों को ही रखना पड़ेगा इंडिया में भी, तो यू आर प्रेफरिंग द एथनोसेंट्रिक अप्रोच। ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच को जस्टिफाई कर रहा है, यूएसए के लोगों को रखने की जस्टिफिकेशन दे रहा है। यूनाइटेड कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी मेंटेन्ड, तो अगर आप यूएसए के जॉन को ही इंडिया में रखेंगे तो आपका यूएसए और इंडिया वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कल्चर यूनाइटेड रहेगा। जॉन जो है यूएसए से आया है और वो इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएसए के कल्चरल स्टाइल से चलाएगा, तो आपकी जो होम कंट्री और होस्ट कंट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई हैं, काम कर रही हैं, उनका कल्चर यहाँ पे यूनाइटेड रह सकता है। जॉन की बजाय अगर आप किसी मिस्टर राम को अपॉइंट करते हैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने कल्चर से इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को चलाता, और जिससे यूनाइटेड कल्चर मेंटेन करना यूएसए और इंडिया वाली जो कंपनी है उनके उनके बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो दिस इज अगेन अ जस्टिफिकेशन ऑफ एथनोसेंट्रिक अप्रोच। इसके बाद है गुड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल लिंक्स विद द हेडक्वार्टर। तो अगर यूएसए का बंदा आया, होम कंट्री का बंदा ही आके इंडिया वाली ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, तो वो यूएसए के साथ जुड़ा रहेगा, अच्छा कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल बना रहेगा। तो ये भी आपकी एथनोसेंट्रिक अप्रोच को प्रेफरेंस दे रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है। बट जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आपके जो यहाँ पे जो होम कंट्री के लोग हैं, सॉरी जो होस्ट कंट्री के लोग हैं, उनको जस्टिफाई कर रहा है कि इंडिया के लोकल पर्सन को अपॉइंट करो ताकि लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाए। तो ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच की जस्टिफिकेशन नहीं है, ये एथनोसेंट्रिक अप्रोच का बेसिकली डिसएडवांटेज बता रहा है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अ वर्कमैन हायर्ड इन प्लेस ऑफ अ परमानेंट वर्कमैन और प्रोबेशनर हु इज टेम्परेरीली एब्सेंट इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका जो परमानेंट वर्कमैन है वो टेम्परेरीली काम से गायब है, तो उसकी बजाय आपका काम ना रुके, उसकी जगह पे आप किसी और को ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर लेते हैं, उस वर्कर को क्या बोला जाता है? टेम्परेरी वर्कमैन, कैजुअल वर्कमैन, प्रोबेशनर वर्कमैन और बदली वर्कमैन। तो प्यारे दोस्तों, जो पॉपुलर टर्म उस वर्कमैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है दैट इज बदली वर्कमैन, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूड। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीजें आएंगी? एन आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एन आउटकम ऑफ दोज रिलेशनशिप। तो बिल्कुल आपकी मैनेजमेंट और वर्कर्स जो है उनके रिलेशनशिप का ही आउटकम है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऐसा हम कह सकते हैं। और ए वाला जो पॉइंट है वो आपके चार में से तीन ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है, तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डेवलप द स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टू एंड कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर आपके मैनेजर्स और वर्कर्स जो हैं उनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट और कोऑपरेट भी करना पड़ता है, तो उसको लेकर जो स्किल्स हैं, मेथड्स हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर। तो बी वाला पॉइंट भी आना चाहिए, और बी, ए और बी देखो आप तीन वाले ऑप्शंस में आ रहे हैं। क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन। तो हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए आपके मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो ये कैसे उनके रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, तो वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन में आना चाहिए। तो सी वाला पॉइंट भी लग रहा है आना चाहिए जी। गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन शेपिंग इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तो ऐसा नहीं है जी, गवर्नमेंट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो है, कानून जो है, उसको लेकर रूल्स रेगुलेशंस जो है, गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है उनको फॉर्मुलेट करने में। पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर एम्प्लॉइज, देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एम्प्लॉयर। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो पार्टीज रहती हैं उसके अंदर कौन कौन आता है? आपके एम्प्लॉइज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, तो ये सारे लोग आते हैं जी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की पार्टीज में। तो ए बी सी ये तो आ ही रहे हैं, और साथ में ई वाला पॉइंट भी यहाँ पे आ सकता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, डी वाले पॉइंट को तो आप यहाँ पे सीधा सीधा जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी रोल रहता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को शेप करने में। हालांकि जो डी वाला पॉइंट है उससे लेकर ई वाले पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रही है, बट अगर यहाँ पे ओनली वर्ड ये लिख देते ना, ओनली वर्ड ये लिख देते, तो ये वाली स्टेटमेंट हम गलत कर देते कि गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व रहती है इसके अंदर। बट इन्होंने ओनली वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसके बेसिस पे ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, और उसके बेसिस पे आप इसको सही कह सकते हैं, सही मान सकते हैं। 2 और 4 में कंफ्यूजन जरूर रहा होगा आपको, बट करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following is not the view of ethics among the following of the views? Utilitarian view of ethics, rights view of ethics, theory of justice view of ethics, non-integrative social view।
तो अगर हम एथिक्स के व्यूज की बात करते हैं तो उसमें यूटिलिटेरियन व्यू भी आता है, जो कि बात करता है कि वो चीज एथिकल है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर रही है, यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा रही है। राइट्स व्यू लोगों के राइट्स की बात करती है कि किसी का राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है कि किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। नॉन इंटीग्रेटेड सोशल व्यू हमें देखने को नहीं मिलता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सवाल है जी, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1 है टू एग्जिस्ट एंड बी सक्सेसफुल इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड अ बिजनेस हैज टू बी एथिकल। तो अगर आप आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस को एथिकल तरीके से चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड नॉट ऑन इट्स रिलेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर होगी तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सीलेंस यहाँ पे कह रहे हैं कि मैटर करेगी, बट स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन मैटर नहीं करेगा। तो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल ना रखे तो चलेगा क्या? देखो, जो भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने स्टेक होल्डर्स का भी पूरा ख्याल रखेगी, अपने एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरी वगैरह देगी, अच्छी वर्किंग कंडीशन देगी, अपने कस्टमर को अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी एक रीजनेबल प्राइस पे। तो स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप, उनका ख्याल रखना तो बेहद जरूरी है एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। आई एम होपफुल कि आपके साथ जो सवाल यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट जून 2023 एग्जामिनेशन के, उससे आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है ताकि आप बेस्ट आंसर को मार्क कर सके, टिक कर सके। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।